हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं यतीम खाने में नौकरी करती थी। वहाँ एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझसे रोज़ बोलती, बाजी आप आज मेरी जगह सो जाएं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं समझी कि उसके बिस्तर से तकलीफ है। मैंने उसी दिन उसका बिस्तर बदलवा दिया, पर वो अब भी यही कहती। इस बार मैं उसकी बात मान गई और उसकी जगह चादर ओढ़ कर लेट गई। आधी रात ही गुजरी थी जब कभी कभी आंखों देखे वाकयात भी हम झुटला देते हैं कि हमें इन पर यकीन करने में मुश्किल होती है, लेकिन वो वाकयात सच्चे होते हैं, क्योंकि आज के दौर में इस बेहिस मुआशरे से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है जिसे सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान से मतलब होता है। मेरा नाम ज़रार है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। मैं अपने सास के साथ रहती हूँ। मेरे शौहर की मौत आज से 3 साल पहले ही हो गई थी और हमारी औलाद भी कोई नहीं थी। ससुर की वफ़ात तो मेरी शादी से भी काफ़ी अरसे पहले हो गई थी। मेरी एक ही नंद थी जो अपने बच्चों के साथ अक्सर आती जाती रहती थी। मेरे शौहर की मौत के बाद मुझे मेरे माँ बाप ने वापस अपने घर ले जाना चाहा था ताकि अब वो मेरी दूसरी शादी करवा दें, लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरी सास अकेली रह जाती, और अगर मैं अपने मायके चली जाती तो माँ बाप के बाद मुझे यकीन था कि मेरी भाभियाँ मुझे वहाँ ना रहने देती। तभी मैंने अपनी सास और अपनी जगह को ना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मुझे यही ठीक लगता था। मेरा शौहर एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी मौत के बाद हमें वहाँ से कोई भी बोनस या इस हवाले से पैसे नहीं मिले थे। सरकारी नौकरी तो थी नहीं, तभी पेंशन का भी सवाल पैदा नहीं होता था। तभी मैंने नौकरी ढूंढने का सोचा ताकि अपना और अपनी सास का पेट पाल सकूं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एफए ही किया हुआ था, जिसकी वजह से किसी स्कूल में जॉब मिलना मुश्किल था और किसी कंपनी में तो नामुमकिन ही था। मैं नौकरी ढूंढने में सरगर्दा थी जब एक दिन मेरी हमसाई ने मुझे बताया कि करीबी यतीम खाने में ख़तून की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि काम क्या करना होगा और तनख्वाह कितनी होगी, तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया कि ये तो वो नहीं जानती, मगर इश्तिहार में लिखा था कि कोई खातून चाहिए, उन्हें तो तुम जाकर एक बार देख लो, काम भी पता चल जाएगा क्या करना है। उसकी बात मानकर मैंने अगले दिन अपनी सास को बताकर उनसे इजाज़त ली और इस यतीम खाने की तरफ रवाना हो गई, जिसका पता मेरी हमसाई ने ही मुझे दिया था। मैं पैदल ही सफ़र करके वहाँ पहुँची तो सामने ही एक घरनुमा मकान था। मकान ज़्यादा शानदार नहीं था, बस ठीक ही था। बड़े से आहनी गेट को पार करके मैं अंदर आई तो मकान के अहाते में यतीम बच्चे खेलते कूदते नजर आए। इनमें से बहुत सारे बच्चे स्पेशल बच्चे थे जिनमें किसी न किसी किस्म की माजूरी थी। मकान अंदर से काफ़ी बड़ा था। अहाते के दाएं बाएं 2 अतराफ में कमरे बने हुए थे, जिनके आगे छोटे छोटे बरामदे थे। गेट के पास चौकीदार का कमरा था, जबकि दूसरी जानिब गेट से ज़रा फासले पर एक ऑफिस नुमा कमरा था। मैं बच्चों पर एक नज़र डाल के इस ऑफिस में दाखिल हो गई, जहाँ एक खातून कुर्सी पर बड़ा जमा थी। मैंने उसे अपने आने का मकसद बताया तो वो मुझे खैर मकदमी मुस्कुराहट से नवाजती बैठने का इशारा कर गई। उसने मुझे तारीफ करवाने का कहा तो मैंने अपने नाम के साथ साथ तालीम भी बता दी। मैडम ने कहा ठीक है, आप कल से आ जाइएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, इतवार को आप अपने घर जा सकती हैं। उनकी शर्त सुनकर मैं हैरान हुई कि ऐसे तो मेरी सास घर पर अकेली रह जाएगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि बच्चों को हर वक्त देखभाल की ज़रूरत होती है और उनके पास किसी न किसी का होना ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ 2 और लड़कियाँ हैं, लेकिन आपको भी यहाँ रहना ज़रूरी है। मैंने पूछा मुझे करना क्या होगा, तो मैडम ने कहा कि आपको बस बच्चों की देखभाल करनी है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। उनकी बात सुनकर और मज़ीद कुछ बातें करके मैं वहाँ से उठकर घर आ गई। मुझे वहाँ रहने पर कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो तनख्वाह अच्छी दे रही थी। मसला मेरी सास का था, जिन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं घर आकर खाना बनाती हुई यही सब सोचे जा रही थी जब मेरी सास ने मेरी परेशानी भांप मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया और अपनी उलझन भी बयान कर दी। तो मेरी सास ने कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वो नौकरी अच्छी लगी है तो कर लो, मैं अकेली रह लूँगी। मैंने कहा मगर मुझे वहाँ 24 घंटे रहना पड़ेगा, तो इस तरह आपके लिए खाना वगैरह कौन बनाएगा। तो मेरी सास ने फिर से मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि खुद के लिए खाना भी ना बना सकूं। एक तो मुझ बूढ़ी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, ऊपर से मुझे बेहद सुस्त कर दिया है। अच्छा है, काम वाम करूँगी तो मुझ में ये सुस्ती गायब हो जाएगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं हंस दी और फिर यतीम खाने में नौकरी करने का सोच लिया। अपनी सास की बात सुनकर मैं हल्की फुल्की हो गई थी और खुदा का शुक्र भी अदा किया कि मेरी सास को कोई मसला नहीं था। शाम के वक्त मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक कर लिया जिसकी मुझे यतीम खाने में रहते हुए ज़रूरत पड़ सकती थी। अगले दिन मैंने अपना सामान उठाया, सास से मिली और यतीम खाने के लिए रवाना हो गई। मैंने यतीम खाने में पहुंचकर अपना सामान रखा और मैडम के ऑफिस पहुंच गई। मैडम मुझे देखकर यूं मुस्कुराई जैसे उसे यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने मैडम से वहाँ नौकरी करने की हामी भरी तो मैडम ने मुझे काम समझाने के बाद मुझे मेरा कमरा दिखाया जो दूसरी लड़कियों के साथ मुश्तरका था। मैडम ने मुझे यहाँ रहने के असूल ज़वाबित भी बता दिए जिनसे मुझे कोई मसला नहीं था। मैं मैडम के ऑफिस से निकलकर इस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ मुझे रहना था। कमरा सादा सा था और कमरे में 4 पलंग रखे हुए थे।
एक तरफ बड़ी सी 4 खानों वाली अलमारी थी। कमरे में कोई नहीं था। दोनों लड़कियां शायद बच्चों के साथ थी। मैंने अपना बैग से कपड़े और जूते वगैरह निकाल कर अलमारी में रखने शुरू किए और फिर सारा सामान सेट करने के बाद मैंने खाली बैग अलमारी के ऊपर रख दिया। सामान सेट करने के बाद मैंने 5 मिनट पलंग पर बैठकर कमर सीधी की और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर निकल आई। बाहर ही मुझे वो 2 लड़कियां नजर आ गईं जो यहाँ काम करती थीं। वो दोनों ही 24 या 25 साल की होंगी। एक का नाम फरहीन और दूसरी का नाम मुनज़्ज़ा था। जल्द ही मेरी उनसे अच्छी गपशप हो गई। मैं और वो दोनों काफ़ी देर तक बच्चों के साथ खेलते एक दूसरे को अपने बारे में बताते रहे। फिर दोपहर के खाने का वक्त हो गया तो हम सब बच्चों को लेकर हालनुमा कमरे में आ गए जहाँ दरियाँ बिछी हुई थीं। सारे बच्चे ज़मीन पर बिछी दरियों पर बैठ गए तो हम सबके सामने प्लेटें और ग्लास रखने लगे जिनमें उनको खाना और पानी देना था। खाना बनाने वाली एक मासी भी यतीम खाने में रखी हुई थी, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं थी। वो सुबह आती और शाम का खाना बनाकर वापस अपने घर चली जाती जो करीब ही था। 3 वक्त का खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा और मैं इन सबसे मायूस होने लगी। बच्चे सारा दिन या तो खेलकूद में मगन रहते या पढ़ाई में। इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी फरहीन और मुनज़्ज़ा की थी। स्पेशल बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल था, मगर फिर मैं रफ्ता रफ्ता आदी होती गई। वहाँ रहते हुए एक बात मैंने नोट की थी और वो ये कि वहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज़ कोई ना कोई फैमिली किसी न किसी बच्चे को लेने आई होती और मैडम इनको बच्चा दे भी देती। लेकिन सिर्फ बच्चे जाते नहीं थे, बल्कि मज़ीद बच्चे आ भी जाते थे। 2 से 3 आदमी थे जो यतीम बच्चों को वहाँ लेकर आते थे ताकि वहाँ उनको रिहाइश और खाने पीने के साथ ज़िंदगी की बाकी की सहूलियात मुयस्सर हो सकें। मैं दिल ही दिल में मैडम के इखलाक की कायल हुई थी, जिनकी वजह से यतीम बच्चों को आसरा मिल रहा था और फिर इन्हीं यतीम बच्चों को एक हैप्पी फैमिली भी मिल जाती थी। इन दिनों वहाँ मेरी एक छोटी लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो गई जिसका नाम इकरा था। वो 13 साल की थी और उसकी एक आंख खराब थी, मगर वो बहुत प्यारी और मासूम सी लड़की थी। वो मुझे बहुत पसंद करती थी और मेरे इर्द गिर्द ही रहती थी। मैं भी उससे बहुत प्यार से पेश आती थी। किसी बच्चे पर भी सख्ती ना करती थी कि बच्चे बहुत हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर बदसन हो जाते हैं। मुझे वहाँ रहते 3 हफ्ते हो गए थे और मैं इस माहौल की आदी हो गई थी। अब तो मुझे भी वहाँ रहना अच्छा लगने लगा था क्योंकि मुझे वो बच्चे बेहद अच्छे लगते थे। मेरी खुद की कोई औलाद तो थी नहीं, तभी मैं इनमें ही अपनी औलाद को देख लेती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी जब इकरा मेरे पास आई। वो काफ़ी घबराई हुई थी और डर उसके चेहरे पर नुमाया था। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बाजी आप मेरी जगह सो जाया करें। मैंने हैरत से पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप मेरी जगह सो जाओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। फिर जैसे मुझे समझ आ गई कि क्या मसला होगा, मैंने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेरी बात सुनकर वो खुशी से दमकता चेहरा लिए कमरे से बाहर चले गई। वो बाहर बच्चों के साथ खेलने लगी तो मैंने जाकर उसका बिस्तर वगैरह चेक किया कि शायद बिस्तर में कोई मसला है या खटमल वगैरह है जिससे उसे तकलीफ होती है। बज़ाहिर मुझे बिस्तर में किसी किस्म का कुछ भी तकलीफ देने वाली चीज़ नजर न आई, मगर एहतियात के तौर पर मैंने चौकीदार से कहकर इकरा के लिए नया बिस्तर लगवा दिया। उसका बिस्तर लगवाकर मैं भी बाकी बच्चों के साथ यतीम खाने के आहते में बैठकर उनको बहलाने लगी। हमारा कमरा बाकी बच्चों से अलग था। मैडम ने बच्चों के लिए कमरों में दरियाँ बिछाकर ऊपर गद्दे बिछवाए हुए थे जहाँ वो बच्चे सोते थे। इनके कमरे में पलंग नहीं थे। एक कमरे में 10 बच्चे सोते थे और टोटल 4 कमरे थे और 40 के